एक सेंचुरी पहले आसमान में अचानक एक मिस्टीरियस रिफ्ट खुल गया था जिसने अनगिनत डायमेंशनल बीस्ट्स को अर्थ पर छोड़ दिया और उन्होंने पूरे प्लैनेट और ह्यूमैनिटी को बर्बादी के किनारे तक धकेल दिया। सिर्फ वही लोग बच पाए जिसके पास अपने टैलेंट्स थे, वरना कोई भी उनका सामना नहीं कर पाता। इन्हीं सर्वाइवर्स में है ययन, एक ऑर्फन लड़का जो अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। वही उसकी बची हुई फैमिली है। प्रॉब्लम यह है कि येटी के पास सबसे वीक टाइप का टैलेंट है, इतना कमजोर कि उसे खुद पर डाउट होता है कि क्या वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। लेकिन सब कुछ बदल जाता है उस दिन जब उसे अपने ड्रीम में किसी क्रीपी एनर्जी से जोर का झटका लगता है और नींद खुलते ही उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी नोटिफिकेशन दिखती, एक अदरवर्ल्डली सिस्टम प्रॉम्प्ट जो उसे अपनी बहन का टैलेंट कॉपी करने की एबिलिटी देता है। उसी पल से येटीन के पास अपनी किस्मत रीराइट करने की पावर आ जाती है। उसका नया गिफ्ट उसे किसी भी टैलेंट को कॉपी करने की एबिलिटी देता है। वहीं उसकी पिगटेल क्यूटी बहन उसे बड़ा प्राउडली अपना बनाया हुआ डिश दिखाती है, ब्रेस्ड पोर्क, जो उसका फेवरेट। खाने और घर की वार्मथ के लिए थैंकफुल होते हुए येटी मुस्कुरा देता है। कॉपी टैलेंट की पावर बहुत मिराकुलस है, पर वो अपनी छोटी बहन पर इसे टेस्ट करने का सवाल भी नहीं उठा। फिर भी उसे नोटिस होता है कि उसकी बहन का बेस टैलेंट उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यायू का फ्रॉस्ट टैलेंट बेहद रेयर है और एक बार अवेकन होते ही वो अपने ओपोनेंट्स को आसानी से डोमिनेट कर, वो मन ही मन उम्मीद करता है कि उनके पेरेंट्स अब शायद शांति से रेस्ट कर पाएं। थोड़ी देर बाद यायन हुडी पहनकर बाहर निकलता है, रेडी अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। टैलेंट सेंसर एक्टिवेट करके उसे पता चलता है कि अभी उसकी रेंज सिर्फ करीब 3 मीटर तक है। क्राउड में इतने लो टीयर टैलेंट्स के बीच उसे उम्मीद है कि कोई मिड टीयर टैलेंट तो दिखे, पर उसे सिर्फ अनइम्प्रेसिव टैलेंट्स ही मिल रहे हैं। फिर भी वो जल्दी ही एकेडमी चेक करने का सोच रहा है। भले ही वो लो टीयर टैलेंट के साथ अवेकन हुआ हो, ये कॉपी एबिलिटी उसके लिए गेम पूरी तरह बदल सकती है। येन ने तय कर लिया है कि वो ऐसी एकेडमी ज्वाइन करेगा जहां स्टूडेंट्स को टैलेंट इवैल्यूएशन के बेसिस पर जज नहीं किया जाए। ये सोचते ही उसे आइडिया आता है और वो लिनाई बेस्ट फिफ्थ एकेडमी में अप्लाई करने निकल पड़ता है। कैंपस की तरफ चलते हुए वो कई मिड टीयर टैलेंट्स वाले स्टूडेंट्स को देखता है जो इसी एकेडमी के हैं, पर येटी डिस्करेज नहीं होता। अंदर से उसे पूरा भरोसा है कि उसका कॉपी टैलेंट उसे ऐसी हाइट्स तक ले जाएगा जहां तक ये लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसे पता है कि आने वाले दिनों में वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज्यादा। 10 दिनों बाद लिनहाई बेस फिफ्थ एकेडमी के मार्शल स्टेडियम नंबर 3 में एक इंस्ट्रक्टर मार्शल वॉरियर बनने का पूरा बात समझा रहा है। वो बताता है कि जर्नी की शुरुआत मार्शल अप्रेंटिस बनने से होती है, जो आगे की सारी फाउंडेशन सेट करता है। पर मार्शल अप्रेंटिस बनने के लिए सबसे पहले बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सीखनी पड़ती है। अब इंस्ट्रक्टर उन्हें वही टेक्निक सिखाने वाला है। वो समझाता है कि की ये है कि चेस्ट के सामने एक एयर वॉर्टेक्स फॉर्म हो, जो ये साइन है कि बॉडी ट्रेनिंग का बेस समझ आ गया है। सारे स्टूडेंट्स अपनी पोज में आकर कोशिश करने लगते हैं। ज्यादातर फेंट, लिम्प या कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी एक्टिवेट ही नहीं होती। लेकिन येटी जरा भी नहीं हिलता। तभी एक स्टूडेंट पैनिक में चिल्लाता है कि कोई बेहोश हो गया। इंस्ट्रक्टर बिना पलक झपकाए बोलता है कि वीक लोगों को इग्नोर करो, यहाँ लूजर्स के लिए कोई जगह नहीं। उसकी सिर्फ एक डिमांड है कि एयर वॉर्टेक्स बनना चाहिए, वरना मार्शल वॉरियर बनना पॉसिबल नहीं। उधर याटियन अंदर ही अंदर अपनी क्राइसिस से जूझ रहा है। वो सब कुछ सही कर रहा है पर कुछ हो ही नहीं रहा, हल्की सी हवा तक नहीं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है और वो अपने लो टीयर टैलेंट को कोसता है कि उसकी वजह से वो एक पफ ऑफ एयर तक नहीं बना पा रहा। इंस्ट्रक्टर की पेशेंस भी खत्म होने लगती है और वो गुस्से में पूरी क्लास को अब तक की सबसे वर्स्ट क्लास बता देता है। सब जमीन पर गिरे पड़े हैं, बस येटी खड़ा है, वो भी मुश्किल से। इंस्ट्रक्टर स्कॉफ करता है और कहता है कि काश ये सारे लूजर्स चेंदोंग को फॉलो करते और उनकी तरह मोटिवेशन दिखाते। बाद में ये टेन जांग बाओ से पूछता है कि ये चेनोंग कौन। जांग हंसते हुए बताता है कि चेनोंग कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि रियल डील है। उसे सिर्फ आधा महीना लगा मार्शल अप्रेंटिस बनने में और प्रिंसिपल ने खुद उसे पर्सनल डिसिप्लिन के लिए चुन लिया। ये टेन समझ जाता है कि चंदोंग का टैलेंट काफी हाई टियर होगा। फिर जांग प्राउडली अपना चेनदोंग का ऑटोग्राफ दिखाता है, कहता है कि जब चेनोंग टॉप पर पहुंचेगा ये सिग्नेचर उसकी कई महीनों की रेंट भर देगा। येटन स्टन्ड रह जाता है जबकि पिग फेस दोस्त सीना फुलाकर खड़ा है। तभी अचानक चारों तरफ एक्साइटमेंट फैल जाती है क्योंकि चेन दोंग सामने से आ रहा है। सब उसके ऑटोग्राफ के लिए पागल हो रहे हैं। चांग फुल स्पीड में भागता है कि सबसे पहले ऑटोग्राफ ले ले। मीनवाइल येटन चेनदोंग को ऑब्जर्व करता है जो यहाँ काफी बिग डील है सॉलिड मिड टीयर रैंकिंग के साथ। चेनदोंग सबको बताता है कि वो टीचर की ओर से उन्हें इनकरेज करने आया है और अपने दोस्तों के सामने मजाक बनने का कोई इरादा नहीं। याइन स्मार्ट बनकर इंसिस्ट करता है कि पहले हैंडशेक मिलना चाहिए, जिससे क्राउड और पागल हो जाती है। चांग दौड़कर पहला हैंडशेक ले लेता है और बाकी भी पीछे लग जाते हैं और आखिर में यायन की बारी आती है। वो अपना छोटा सा गेम खेलता है, हाथ मिलाता है और डोंग कैजुअली उसे गुड लक विश करता है। तभी येटी के दिमाग में क्लिक होता है। बाद में वो स्टेटस
विंडो के सामने खड़ा है जिसमें लिखा है मिड टियर टैलेंट कॉपीड एंड रेडी टू फ्यूज। अब टैलेंट रीपर खुद भी नहीं जानता कि फ्यूजन कैसे हो। उसे अब भी समझ नहीं आया कि पहले उसे अंदर से बाहर थंडर ने क्यों शेपुट किया, पर वो इसे अब भी इग्नोर करके फ्यूजन पर फोकस करता है। जैसे ही वो फ्यूजन सेलेक्ट करता है उसके चेस्ट में तेज दर्द उठता है, जैसे किसी ने उसका दिल पकड़कर मीट ग्राइंडर में डाल दिया हो। उसका दिमाग भी ऐसे लगता है जैसे पिघल रहा हो। उसे अब समझ आता है कि स्किल चुराना इतना आसान। वो जमीन पर गिर जाता है, मुश्किल से खुद को संभालते हुए। कुछ देर बाद स्टेटस विंडो ग्लो करती है, कंफर्म करती है कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट अब मिड टियर में अपग्रेड हो चुका है। दर्द बहुत था, पर रीपर मानता है कि ये सब वर्थ था। सारे टॉर्चर के बदले उसे एक नया शुरुआत और खुद का नया वर्ष। कॉपी टैलेंट का कूल डाउन सिर्फ 30 डेज है, मतलब महीने बाद वो फिर से टैलेंट्स कॉपी कर सकता है जो उसके लिए परफेक्ट। अब वो वापस बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक ट्राई करता है। पोजीशन में आकर जब वो दोबारा कोशिश करता है उसके सामने एक छोटी सी टोर्नेडो बनने लगती है। अब जब उसके पास मिड टियर टैलेंट है सब कुछ बहुत स्मूथ लगता है। अब उसे बिगर पिक्चर दिखने लगता है। इलीट मार्शल वॉरियर बनना अब इम्पॉसिबल नहीं लगता। ग्रेट मार्शल वॉरियर तक पहुंचना भी पॉसिबल फील होने लगता है। एक महीने बाद रात के चांदनी में एक विशियस वुल्फ रूफटॉप्स पर छलांग लगाता घूम रहा है। उसी वक्त एक पिता बेटी डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। मीनवाइल यायन अब मार्शल अप्रेंटिस बन चुका है, पर ट्रू मार्शल वॉरियर कहलाने से अभी बहुत दूर है। चेन डोंग प्रिंसिपल से पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है तो यायन समझ जाता है कि वो उससे कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर रहा होगा। अचानक एक पल में उस पिता का लैंटर्न जमीन पर गिरता है, क्योंकि वो वुल्फ उस पर झपट कर उसे वहीं मार डालता है। छोटी लड़की की चीख रात की खामोशी चीर देती है और येटी वहीं फ्रीज हो जाता है। उसका चेहरा डर और शौक से सफेद पड़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में जहां लोग थे वहां पैनिक फैल जाता है, क्योंकि सबको समझ आता है कि उनके बीच एक मॉन्स्टर है। शाउट्स हवा में भर जाती हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि सब भागो। उनकी आवाज डर से कांप रही है, क्योंकि उन्होंने अभी किसी को मरते हुए देखा है। पहली बार येटी किसी मॉन्स्टर को इतने करीब से देख रहा है। जैसे ही वो क्रीचर छोटी लड़की पर अटैक करने के लिए झपटता है, यायन हिम्मत जुटाकर उसे खींचकर साइड में ले जाता है। वुल्फ बिल्कुल उनके पीछे लगा हुआ है। टेरर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि उसे फील होता है कि ये बीस्ट बहुत फास्ट है। उनके पास बचकर निकलने के लिए बहुत कम टाइम है। तभी अचानक एक हीरोइक फिगर सीन पर धमाके की तरह आता है। पीछे से वुल्फ पर टकराता है और उनके नीचे की रोड तक क्रैक कर देता है। सिल्वर मून वुल्फ घूमकर गुस्से में उस फिगर को घूरता है जिसने उसकी हंट में दखल दी। सामने खड़ा है मशहूर कैप्टन गेल वुल्फ, जो लेट पहुंचने के लिए माफी मांगता है। वो यायन को लड़की को सेफ रखने का आदेश देता है, जबकि वो खुद बीस्ट से डील करेगा। यायन सांस संभालते हुए लड़की को पकड़कर खड़ा रहता है और गेल वुल्फ सीधा खड़ा होकर मुकाबला करने को रेडी हो जाता है। जैसे ही हीरो उस डरावने वुल्फ से भिड़ता है, यायन तुरंत छोटी लड़की की आंखें ढक देता है ताकि वो ब्रूटल सीन न देख सके। गैलील वुल्फ, जो सीधे कॉम्बैट में फंसा है, तुरंत फील कर लेता है कि इस बीस्ट में रॉ पावर भरी हुई है। ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। उसे भले ही वो दूर फेंक देता है, पर उसे पता चल जाता है कि उसकी स्पीड लाइटली लेने वाली नहीं। पर एक स्मर्क के साथ वो उस ओवरग्रोन पपी को याद दिलाता है कि वो अकेले नहीं लड़ रहा। उसी पल उसके 3 टीममेट्स आसमान से थंडर की तरह कूदकर उसके पास उतरते हैं, रेडी उसके साथ फाइट खत्म करने के लिए। गेल वुल्फ मूव बनाता है और उसके टीममेट्स बीस्ट पर ब्लेड से डीप स्ट्राइक करते हैं। कुछ पल के लिए उन्हें लगता है कि ये पप अप फाइनली खत्म हो गया, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक बोन चिलिंग स्क्रीम निकालता है। उसके बॉडी से लाल ऑरा धुआं बनकर उठता है, जैसे उबलते खून से भाप निकल। एक नजर में ही गैल समझ जाता है कि क्या होने वाला है। बीस्ट ब्लड बस्ट मोड में जा रहा है। वो बाकी सबको चेतावनी देता है कि अब हालात और खराब होने वाले हैं। उसका एक लैकी भागकर कैप्टन को चेक करने आता है, जो अभी ठीक ही है। तभी सब देखते हैं कि वुल्फी भागने की कोशिश कर रहा है, शैडोज में सरकता हुआ। कैलिल वुल्फ की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो ऑलरेडी मूव में है। किसी हाल में वो इस पप को जिंदा निकलने नहीं देगा। अचानक हवा में पर्पल माना की लहर दौड़ जाती है और एक लड़की टाइम पर ड्रॉप होती है। उसकी बो ऑलरेडी ड्रॉन। गेल वुल्फ हंस देता है। वो इसी प्रिटी आर्चर का इंतजार कर रहा था। वो एरो छोड़ती है। वो हवा को चीरते हुए सीधा सिल्वर मून वुल्फ की गर्दन में जाला और बीस्ट उसी पल जमीन पर गिरकर डेड हो जाता। कैल वुल्फ जोर से हंसता है, कहता है कि ये बीस्ट अभी भी उनकी स्क्वाड से लड़ने लायक स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके एक साथी लड़की को टॉप टियर स्नाइपर बताते हुए उसकी तारीफ करता है। मीनवाइल यातियन चुपचाप मॉन्स्टर का स्टेटस चेक करता है। विंडो में दिखता है सिल्वर मून वुल्फ के ट्रेट्स, लो टियर ब्लड टैलेंट और नॉविस टियर पीड टैलेंट। ऑन पेपर भले ही कुछ खास ना लगे, पर ऐसे क्रीचर के हाथों में ये भी काफी डेंजरस है। छोटी लड़की भी डर से वाइड आइड रह जाती है। वुल्फ की मौत इतनी ब्रूटल देख उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल। लेकिन तभी येटी को कुछ गड़बड़ फील होती है। वुल्फ का एक पंजा हल्का सा ट्विच करता है। कुछ सही नहीं लगता। इधर लैकी लोग विक्ट्री सेलिब्रेट
कर रहे होते हैं, स्पीड टाइप मॉन्स्टर्स पर शिकायत कर रहे होते हैं और ड्रिंक्स की प्लानिंग चल रही होती है। तभी गैलवोल्फ के इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसे फील होता है कि कुछ गलत है। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए सबको चिल्लाकर बताता है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, और उसी पल सिल्वर मून वुल्फ गुस्से में दहाड़ते हुए खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में प्योर हेट्रेड चल रही। ऐसे मॉन्स्टर्स हार मानना जानते ही नहीं, वो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। टीम ऑर्डर्स की प्रतीक्षा में तैयार खड़ी है, पर कैप्टन आगे बढ़ता है। वो उन्हें स्टैंड डाउन रहने को कहता है। ये वीक पप्पी उसे ही खत्म करना है। उसी समय वो यायन की तरफ देखता है और उसे साफ वार्निंग देता है कि एरिया अभी भी डेंजरस है, हट जाओ। लेकिन यायन तो फुल स्पेस्ड आउट है, रिएक्ट ही नहीं करता। गेल वुल्फ उसे चिल्लाकर हटने को कहता है, लेकिन टैलेंट रीपर इस मौके को अपने पावर का परफेक्ट टेस्ट ड्राइव मान लेता है। वो बिना हेजिटेशन बीस्ट की तरफ चलता है। हर वार्निंग इग्नोर करते हुए वो सिल्वर मून वुल्फ पर पंच जड़ता है और अगले ही सेकंड उसके सामने स्टेटस विंडो पॉप होती है। टैलेंट कॉपीड। ये टिन पीछे कूदता है और सीधा वुल्फ के शरीर पर उतरता है। विंडो बार बार फ्लैश होने लगती है, वही मैसेज दोहराते हुए। दोनों हाथों से ये स्किल थीफ मॉन्स्टर को पकड़कर उसके अंदर एनर्जी की शॉक वेव्स फेंकता है। बीस्ट अंदर से चमकने लगता है। जैसे जैसे वो उसके टैलेंट्स कॉपी करता जाता है, यायन को खुद इस स्लॉटर में मजा आने लगता है। वो बार बार कॉर्प्स पर पंच मारता है। आखिर गेल वुल्फ आगे आकर उसे रोकता है, रिमाइंड करता है कि बीस्ट काफी देर पहले ही मर चुका है। यायन जो वुल्फ को पकड़े हुए है जानता है कि क्रीचर डेड, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। उसी वक्त कैल वुल्फ अपनी टीम को क्लीन अप ड्यूटीज असाइन करता है। 3 लोग उस डेड आदमी और सिल्वर मून वुल्फ के कॉर्प्स को हटाने के लिए भेजे जाते हैं। आर्चर को छोटी लड़की का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जाते समय गेल वुल्फ यायन से कहता है कि उम्मीद है वो उसे फिर देखेगा अपनी स्क्वाड के मेंबर के रूप में जब यायन मार्शल वॉरियर बन जाए। ये सोच यायन को इतना एक्साइट कर देती है कि वो अभी से उस दिन का इंतजार करने लगता है जब वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपना चेहरा धोता है, खून मिटाता है ताकि उसकी सिस्टर को कोई शक न हो। अगर यायू ने उसे ऐसे देखा तो वो डर के मारे परेशान हो जाता। साफ सफाई के बाद वो बाहर आता है और घर की शांति में चलता है, जहां उसे यायू अपने बेड पर बच्ची की तरह सोती मिलती है, हल्की सी स्नोरिंग करते हुए। नींद में ही वो बोलती है, बिग ब्रो, और ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती। फिर वो रात की ठंडक में बाहर आता है और दिन का वेट फाइनली सेटल होता है। ये उसका पहला दिन है जब उसने किसी रियल मॉन्स्टर का सामना किया, और वो बीस्ट सिर्फ थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था बल्कि 100 गुना ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग था उन मॉन्स्टर्स से जिनकी स्टोरीज उसने बचपन में सुनी थी। यायू को सॉफ्टली टक करते हुए, उसे वार्म और सेफ रखते हुए उसके अंदर एक क्वाइट रिजॉल्व पैदा हो जाता है। उसे पता है कि उसे जल्द मार्शल वॉरियर बनना है, क्योंकि शायद एक दिन उसके और उसकी सिस्टर के बीच सिर्फ वही खड़ा होगा। अब उसके दिमाग में एक वाइल्ड थॉट घूमने लगता है कि क्या मॉन्स्टर टैलेंट्स को ह्यूमन बॉडी में मर्ज किया जा सकता है। बेड पर बैठकर वो स्टेटस विंडो को घूरता है, नजरें मॉन्स्टर के टैलेंट्स पर टिकी हुई। अंदर से उसे पता है कि ये फ्यूजन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, शायद पिछले वाले से भी ज्यादा पेनफुल, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत किसी भी डर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर इससे वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहता है, खासकर अपनी सिस्टर को, तो वो कोई भी दर्द झेलने को रेडी। स्पीड टैलेंट के लिए वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। वो मुंह में कपड़ा दबाता है ताकि दर्द सह सके। जैसे ही वो फ्यूजन प्रोसेस एक्टिवेट करता है, दर्द तूफान की तरह उसके शरीर में दौड़ जाता है, तेज, बेरहम, हर वेव ऐसे जैसे उसकी मल्स और बोन्स को टुकड़ों में फाड़ रही हो। वो दांत खींच कर सहता है जैसे उसकी पूरी बीइंग अभी टूटने वाली। इन द मिडल ऑफ दिस ब्रूटल फ्यूजन प्रोसेस एक तेज क्रैक कमरे में गूंजता है और उसका पैर अचानक फ्रैक्चर हो जाता है। पेन ऐसे ऊपर दौड़ती है जैसे आग लग गई हो। वो घबरा कर अपने पैर को देखता है, डर अंदर तक घुसने लगता है। वो सोचता है कहीं टैलेंट कॉपी करना फेल तो नहीं हो गया। शक उसे जोर से हिट करता है और एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि शायद अपनी लिमिट्स पुश करना एक बड़ी गलती थी। उसका सिर घूमने लगता है और उसे फील होता है कि उसका शरीर जैसे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये स्किल थीफ समझ जाता है कि अब उसका काम खत्म। उसके दिमाग में आता है कि यायू को आवाज दे, पर बोलने से पहले ही काली डार्कनेस उसे पूरा निगल लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो झटके से उठता है, दिल जोर से धड़क रहा है, अभी भी अंदर तक हिला हुआ। सबसे पहले वो अपना पैर चेक करता है और देखता है ना कोई फ्रैक्चर ना ब्रूज, सब कुछ बिल्कुल ठीक। उसे समझ नहीं आता रात में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसने उसे एक तगड़ा अपग्रेड दे दिया। उसका शरीर हल्का हल्का फील हो रहा है। वो तुरंत स्टेटस विंडो खोलता है और सब कंफर्म हो जाता है। यायन, जिसके पास एक मिड टीयर कल्टीवेशन टैलेंट था, अब उसके पास एक नॉविस टीयर स्पीड टैलेंट भी है। टैलेंट कॉपीइंग सच में सक्सेसफुल। लेटर 5वीं एकेडमी के ग्रोव में यायन पूरे जोश में है, ऐसे दौड़ रहा है जैसे टार्जन जंगल में भागता है, पेड़ों से कूदता है और आसानी से लैंड करता है। वो
वो लिटरली एक नए वर्जन जैसा फील कर रहा है। जैसे ही वो अपना नया टैलेंट टेस्ट करता है, एक लीफ हवा में नीचे गिरती है और परफेक्ट टाइमिंग से येटी उसे बिना कोशिश के पकड़ लेता है। इसमें कोई शक नहीं, सिल्वर मून वुल्फ की स्विफ्टनेस वाकई कमाल की है। उसके बाद येटिन बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने की पोजीशन में आता है। उसे लगता है कि उसकी स्पीड अब मार्शल वॉरियर के बराबर हो सकती है, लेकिन उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी काफी कम है। काश वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढ पाता। तभी अचानक जीन उसे आवाज देता है, जिसने याटिन को ग्रो में ट्रेनिंग करते देख लिया। वो आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और तुरंत फर्क महसूस कर लेता है। येटी अब सॉलिड फील होता है, एक दमदार बंदे जैसा। शांग अंदाजा लगाता है कि शायद वो मार्शल अप्रेंटिस स्टेज क्रॉस भी कर चुका है। फिर वो थोड़ी हिम्मत करके पूछता है कि क्या येटी और स्ट्रांग होने का तरीका ढूंढ रहा है, और सजेस्ट करता है कि वो मॉन्स्टर ब्लड पीकर देखे। ये बंदा बड़ी कैजुअली बताता है कि उसने खुद ट्राई किया और उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड बहुत तेज। पहले तो येटी को यकीन नहीं होता, लेकिन अब ये सुनकर कि मॉन्स्टर ब्लड में इतनी पावर होती है, वो सच में शॉक। उसे थोड़ा रिग्रेट भी होता है कि सिल्वर मून वुल्फ का ब्लड उसके सामने होते हुए भी वो ले नहीं पाया। तभी ये वियर्डो जांग मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वो कोई तरीका जानता है जिससे यान को मॉन्स्टर ब्लड मिल सकता है, अगर वो इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली याटिन और सुनना चाहता है। तब जांग डिटेल्स बताता है, लिनाई बेस के हायर अप्स ने शहर के बाहर एक नया वाइल्ड जोन खोला है। उसे 5 मेजर मीज के एग्जाम एरिया की तरह सेट किया गया है और एग्जाम पास करने का प्राइस है मॉन्स्टर ब्लड। येट उससे वाइल्ड जोन के डेंजर लेवल के बारे में पूछता है और जंग बड़े आराम से कह देता है कि डेंजर कम, ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके हैं, बस कुछ वीक डिसेंडेंट्स बचे हैं। यायन सोचता है कि ट्राई करना बनता है। चांग तुरंत कोशिश करता है येन को अपनी स्क्वाड में शामिल करने की। येटिन का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है, जैसे किसी ने उस पर फेशियल पैरालिसिस का स्पेल डाल दिया हो। उसे क्लियरली ये ऑफर समझ नहीं आता। जेनंग शिकायत करता है कि उसने इतनी टॉप सीक्रेट इन्फो सिर्फ दोस्ती में बताई। येट माफी मांगता है पर कहता है अगली बार ज्वाइन करेगा। जेन उसे कोल्ड हार्टेड बोलता है, लेकिन असली वजह यह है कि येटी को टीम बनाना रिस्क लगता है। उसकी एबिलिटी अभी सीक्रेट है और अगर ये एक्सपोज्ड हुई तो सब खतरे में पड़ जाएगा। उसे लगता है अकेले ही मैनेज करना सेफेस्ट है। ये टैलेंट रीपर अब पहले से ज्यादा फायर्ड अप है, तैयार है ब्रेक थ्रू करने के लिए, मॉन्स्टर ब्लड पाने के लिए और मार्शल वॉरियर रैंक तक पहुंचने के। 1 महीने बाद 5वीं एकेडमी के मेन ऑफिस में प्रोफेसर पूछता है कि इंटेल किसने लीक की, क्योंकि टीएन ने बिना एग्जाम इनविटेशन पाए ही रजिस्ट्रेशन कर लिया। हेजिटेंटली टिन बताता है कि वो मार्शल अप्रेंटिस है, इसलिए एलिजिबल है। प्रोफेसर चिढ़कर उसके तरफ लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्रीमेंट फेंकता है। भले ही वो चाहता है बच्चे कुछ देर और जिंदा रहें, लेकिन अगर टीएन एग्जाम देना चाहता है तो उसे साइन करना पड़ेगा। फिर गुस्से और चैलेंज के मिक्स में कहता है अगर मरने से डरता है तो निकल जाए। कुछ देर बाद टीएन ऑफिस से हल्की सी स्मर्क के साथ बाहर आता है। अग्रीमेंट वह पहले ही साइन कर चुका है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर हंसकर कहता है कि क्या स्टूडेंट्स सच में सोचते हैं ऐसे एग्जाम्स उनके लिए होते हैं। फिर स्मर्क करते हुए मटर करता है कि टीएनए को इसका पछतावा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यायू उठकर अपने भाई को पुकारती है, पर तभी खाने की खुशबू उसे ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ खींच लेती है जहां सब पहले से तैयार। उसे टीएन की छोड़ी हुई एक नोट मिलती है जिसमें लिखा है कि वो 3 दिन में वापस आएगा क्योंकि स्कूल का कोई इवेंट है। ये पढ़कर यायू सोचती है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो इतना लंबा चलता है, और चुपचाप अपने भाई की सेफ्टी की दुआ करती है। जब टीएन लोकेशन पर पहुंचता है, 5वीं एकेडमी के स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट भरे हैं। 5 मेजर मीज के इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। वहीं मो श्याओ जो फर्स्ट एकेडमी के बॉडीगार्ड के साथ है, 5वीं एकेडमी के स्टूडेंट्स को घूरकर उन्हें गार्बेज एकेडमी का स्कम बोलता है। उसका बॉडीगार्ड मजाक में कहता है कि उसे मॉन्स्टर्स के साथ साथ ह्यूमंस को भी हंट कर लेना चाहिए ताकि वीकलिंग साफ हो जाए। जंग बाओ 3 को मो श्याओबे दिखाकर बताता है कि वो मो फैमिली की यंग जनरेशन में से एक स्ट्रॉन्गेस्ट है। पॉलिटिकल फैमिलीज कितनी एरोगेंट होती हैं ये जानते हुए तियन समझ जाता है कि श्याओ भी बस एक ईगो ड्रिवन बंदा है। अचानक एक बंदा अपनी सोर्ड अब तक शीत में रखे हुए सीधे फर्स्ट एकेडमी के कैंप में घुसता है। उसकी नजरें मो श्याओ पर टिकी हैं और डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा है। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं कि वो उनके कैंप में घुसा कैसे, पर वो बंदा गुस्से में भरा उन्हें इग्नोर करता है और श्याओ को सामने आकर लड़ने की चैलेंज देता है। वो कहता है कि वो उसे काट कर रख देगा। ये सुनकर श्याओ स्मर्क करता है, जैसे कह रहा हो कि उसे फिर से पीटने के लिए तैयार है। तियन ये सब देखते हुए क्यूरियस हो जाता है कि ये बंदा आखिर है कौन। गॉसिप किंग जांग बाओ तुरंत बताता है कि वो ली युन किंग है, सेकंड एकेडमी का जीनियस जिसे एक बार मो श्याओबे ने हराया था। फर्स्ट एकेडमी का प्रोफेसर चिल्लाकर स्टूडेंट्स को शांत कराता है, रिमाइंडिंग देम कि सामने वाले लोग स्ट्रॉन्ग हैं और मजाक नहीं है। लेकिन तियन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जोर से ली यूनिंग के लिए चीयर करने लगता है। लाई यूनकिंग कंफ्यूज्ड हो जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड भी, सोचता है ये रैंडम बंदा कौन है और क्यों उसकी तरफदारी कर रहा है। तभी
अथॉरिटीज को पता चल जाता है कि दो राइवल्स लड़ने वाले हैं और अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि वाइल्ड जोन के बाहर लड़ाई करने पर एग्जाम से सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। कोई ऑप्शन ना बचने पर लाई यूनिंग फर्स्ट एकेडमी कैंप से हट जाता है, लेकिन जाते जाते वार्न करता है कि वाइल्ड जोन में वो अपने राइवल को नहीं छोड़े। श्याओ बस हंसता है, क्लियरली एंटरटेन। उधर लाई यूनकिंग तियन के पास आता है, उसकी गट्स की तारीफ करता है कि उसने उसकी तरफ से चीयर किया और उसका नाम पूछता है। जब तियन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो साथ ही लाई यूनकिंग्स टैलेंट्स ऑब्जर्व भी करता है और देखता है कि उसके पास लो टियर कल्टीवेशन टैलेंट और मिड टियर सोर्ड टैलेंट है, जो टियन को काफी डिसेंट लगता है। तियन हाथ बढ़ाकर उसे सपोर्ट का जेस्चर देता है और मोटिवेट करता है कि अपकमिंग वाइल्ड जोन एग्जाम में पूरी जान लगाकर मोशाओबे को पीछे छोड़ दे। लाई यूनिंग हैरान है और देखता है कि उसके पास लो टियर कल्टीवेशन टैलेंट और मिड टियर सोर्ड टैलेंट है, जो टियन को काफी डिसेंट लगता है। तियन हाथ बढ़ाकर उसे सपोर्ट का जेस्चर देता है और मोटिवेट करता है कि अपकमिंग वाइल्ड जोन एग्जाम में पूरी जान लगाकर मोशाओबे को पीछे छोड़ दे। लाई यूनिंग हैरान होता है, उसका हाथ पकड़कर शेक करता है और उसे भी गुड लक विश करता है। लाई यूनकिंग को यह पता ही नहीं है कि यह सब टियन की एक क्लेवर चाल थी, जिसने हैंड शेक का इस्तेमाल करके चुपचाप ली यूनिंग का सोर्ड टैलेंट कॉपी कर लिया। जैसे ही एग्जाम शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है, फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को वाइल्ड जोन में एंटर करने के लिए बुलाया जाता है और वो बिना एक सेकंड लगाए अंदर घुस जाते हैं। उधर लाई यूनिंग अपनी टीम ढूंढने के लिए निकल जाता है, थोड़ा इरिटेट कि उन्हें अपने एकेडमी के ऑर्डर के हिसाब से एंटर करना पड़ रहा है। जैसे ही वो जाता है, टियन तुरंत एक हिडन जगह पर भागता है जहां वो सेफली अपना कॉपी टैलेंट फ्यूज कर सके। फ्यूजन शुरू होते ही उसकी बॉडी में एनर्जी की तेज लहर दौड़ जाती है। दर्द इतना इंटेंस कि सांस रुक जाए। 2-3 बार ये प्रोसेस कर चुका है, फिर भी बॉडी पूरी तरह यूज्ड नहीं हुई है, बस थोड़ा बेटर हैंडल करना आ गया है। सोर टैलेंट पूरी तरह फ्यूज होते ही उसके आसपास इलेक्ट्रिक वेव सी फूट पड़ती है। पावर टेस्ट करने के लिए टियन पास की सालों पुरानी ट्रीज पर एक जोरदार स्लैश मारता है। एक ही स्ट्राइक में वो पेड़ क्लीन कट जाता है। टियन खुद शॉक में पड़े का पड़ा रह जाता है। स्टेटस विंडो तुरंत अपडेट होती है, जिसमें दिखता है मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट, नोविस टियर स्पीड टैलेंट और अब मिड टियर सुडू टैलेंट। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट 4 अकादमी वाइल्ड जोन में एंटर कर चुकी हैं और अब बारी है फिफ्थ अकेडमी के स्टूडेंट्स, जिनमें जंग बाओ और तियन भी हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड जोन में घुसते ही सब अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। टीन अकेला पाथ पर चलता है, फुल अलर्ट मोड में। तभी उसे फील होता है कि कुछ पीछे चल रहा है। वो तुरंत घूमता है और देखता है एक जायंट स्नेक की तरफ अटैक करते हुए आ रहा है। टियन हाई में कूदता है और एक ब्लिंक में स्वॉर्ड के एक वार से उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है। वो गिरता है बिल्कुल लाइफलेस। प्रूफ के तौर पर टियन उसकी एक आई बॉल निकाल लेता है और अपना पहला पॉइंट कमा लेता है। फाइट के बाद उसे समझ आता है कि ये बीस्ट्स काफी वीक हैं, पर एग्जाम रूल्स के हिसाब से जितने ज्यादा बीस्ट मारे, रैंक उतनी हाई। फर्स्ट प्लेस लेने का इरादा पक्का करके टियन तय करता है कि अब पीछे नहीं हटना। टॉप स्कोरर को 3 मिड टियर बीस्ट पाओ ब्लड मिलते हैं और 1 लाख यूएन भी बड़ा प्राइज है, इसलिए उसे नॉन स्टॉप हंट करना ही हो। अपने स्पीड टैलेंट का फायदा उठाते हुए वो इमारतों पर से कूदते हुए और आगे बढ़ता है। तभी उसे दिखता है कि जांग एक मॉन्स्टर की भीड़ में फंसा हुआ है। जांग डर के मारे जड़ होगा है, कांप रहा है, हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। जैसे ही एक फ्लैंज्ड वुल्फ उस पर अटैक करने कूदता है, टियन तुरंत एक बो उठाता है, एरो छोड़ता है और एक ही शॉट में उसे गिरा देता है। जांग की आंखें शौक में चौड़ी हो जाती। वो डर के मारे टियन को वार्न करता है कि इन मॉन्स्टर्स से उलझना मत, वो दोनों के लिए खतरा है। टियन भी इन डेंजरस फ्लैंज्ड वुल्फ्स का सामना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर टियन के चेहरे पर हल्की सी स्मर्क आती। अपनी स्पीड और सोर टैलेंट को ब्लेंड करते हुए वो एक ब्लर की तरह घूमता है और सारे बीस्ट्स कुछ ही सेकंड्स में आधे आधे कर देता है। मॉन्स्टर्स गिरने के बाद टियन शांत खड़ा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जांग वहीं स्तब्ध खड़ा है, समझ ही नहीं पा रहा कि उसने क्या देख लिया। सब कुछ उसे रियल नहीं लगता। टियन सोर्ड से फ्लैंज्ड वुल्फ का दांत निकालता है और जांग की तरफ देखता है कि उसे कोई इशू तो नहीं, पर जांग का कहना क्या, रिवॉर्ड मारने वाले का ही होता है। जांग को थका हुआ देखकर टियन पूछता है कि वो ऐसे हालत में आगे बढ़ेगा भी या नहीं, पर जांग ने फैसला कर लिया है कि एग्जाम छोड़ रहा है। उसके टीममेट्स घायल हैं, खुद एक्सट्रीम डर चुका है और वो मान चुका है कि ये एग्जाम उसके बस का नहीं। बिफोर टियन जाने लगे, जांग उसे एक रूमर बताता है कि वाइल्ड जोन में एक सूडो बीस्ट मौजूद। टियन को बिल्कुल आइडिया नहीं। जांग बताता है कि फर्स्ट एकेडमी का एक ग्रुप 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी स्पॉटेड स्नेक हंट कर रहा है, जो सूडो बीस्ट है, बहुत रेयर और पावरफुल। उसे मारने पर पूरे 500 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुनते ही टियन उसे लोकेशन बताने को दबाव डालता है। जांग मजबूरी में बता देता है कि साउथ ईस्ट में है। टियन बिना वक्त गंवाए उसी डायरेक्शन में उड़ जाता है, क्योंकि अगर वो 500 पॉइंट्स ले आया तो फर्स्ट प्लेस उसी का होगा। टियन साउथ ईस्ट
बीस्ट पहुंचता है तो फर्स्ट एकेडमी के इंजर्ड और डेड स्टूडेंट्स जमीन पर पड़े दिखते हैं। थोड़ी दूरी पर भारी ब्लास्ट जैसी मूवमेंट्स हो रही हैं। वो एक रूफटॉप पर चढ़कर पूरी व्यू लेता है और देखता है एक विशाल सूडो बीस्ट हंगामा मचा रहा है। फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स मो शाओ समेत उससे लड़ रहे हैं, पर बीस्ट पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। शाओ लगातार चीख कर ऑर्डर्स दे रहा है कि मॉन्स्टर को गिराओ और 500 पॉइंट सिक्योर। बॉडीगार्ड देखता है कि बीस्ट थक रहा है और श्याओ बे को बताता है कि अभी परफेक्ट टाइम है स्ट्राइक करने का। वो मूव करने ही वाले होते हैं कि सडनली सूडो बीस्ट गुस्से में ऐसी दहाड़ मारता है कि जमीन फटने लगे। मो श्याओ एक विकेट स्मर्क के साथ हवा में जंप करता है और सोर्ड से बीस्ट के सिर में वार कर देता है। खून फटकर बहने लगता है। उसी सेकंड मॉन्स्टर की टेल उसे जोर से मारकर जमीन पे फेंक देती है। शाओ की टक्कर से पास की बिल्डिंग की दीवार डेंट हो जाती। कुछ सेकंड्स बाद वो उठता है खुशी से भरा हुआ कि 500 पॉइंट्स उसके हैं। मॉन्स्टर अभी कोलैप्स्ड पड़ा है। ये सब देखकर रूफटॉप पर खड़ा टियन रिग्रेट करता है कि वो लेट पहुंच गया। मो श्याओ अपने बॉडीगार्ड के पास चलता है जो झुककर उसे बधाई दे रहा है, लेकिन तभी मॉन्स्टर का स्किन कलर बदलता है और उसकी ब्लडशॉट आईज खुल जाती है। वो तुरंत जमीन से उठता है और दहाड़ कर फिर से अटैक शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स डरकर भागते हैं और बीस्ट का गुस्सा अब दोगुना हो चुका है। श्याओ को यकीन नहीं होता कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। कुछ ही पलों में मॉन्स्टर आसमान में उछलकर दूर भाग जाता है। तभी श्याओ को एहसास होता है कि ये सूडो पीस नहीं था, ये तो रियल मॉन्स्टर था। इसी सोच के साथ बाकी एकेडमीज के सर्वाइविंग स्टूडेंट श्याओ समेत सब लोग उसके पीछे लग जाते। मॉन्स्टर 1000 पॉइंट का है, इतना बड़ा चांस कोई नहीं छोड़ेगा। ऊपर से उनके अर्लियर अटैक्स से बीस्ट वीक भी है। श्याओ समझ जाता है कि अगर वो जल्दी नहीं पहुंचा और किसी और ने किल कर दिया तो उनकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। दूसरी तरफ टियन एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, अपनी ऊर्जा में लिपटा हुआ, कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए। जो स्किल्स उसने कॉपी किए हैं उनकी वजह से वो शाओ और बाकी सबसे ज्यादा फास्ट। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 1000 पॉइंट्स वाला मॉन्स्टर सामने आ जाए। बिना एक पल वेस्ट किए वो ऑल इन जाने का फैसला करता है, अपनी स्पीड और पावर को लिमिट तक धकेलते हुए। उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है एंड विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन इन हिज आईज वो खुद को आसमान में लॉन्च कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो बहुत बड़ी डिस्टेंस कवर कर लेता है, तेजी से मॉन्स्टर को पकड़ने और ट्रैक करने की। कुछ देर बाद वो हग मॉन्स्टर एक टूटे फूटे बिल्डिंग की तरफ रेंगते हुए जाता है, पीछे गाढ़ा पर्पल सा म्यूकस छोड़ते हुए जैसे कहीं छुपने की कोशिश कर रहा हो। उसी वक्त येटी वहां पहुंचता है, ग्राउंड पर स्मूथ लैंडिंग करते हुए। वो तुरंत नोटिस करता है कि फर्स्ट एकेडमी वाले अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे और उसे मॉन्स्टर का फ्रेश म्यूकस दिख जाता है। बिना डिले किए वो नीचे झुककर उसे छूता है, ये समझने की कोशिश में कि मॉन्स्टर कितनी देर पहले यहाँ से गुजरा है। वो उस ट्रेल को फॉलो करता हुआ रबल्ड बिल्डिंग तक पहुंचता है और बाहर ही रुक जाता है क्योंकि उसे अंदर किसी की प्रेजेंस फील होती है। 1000 अंक अपने लिए लेने की सोच से उसके चेहरे पर एक ग्रीडी सी स्माइल फैल जाती है। यायन जैसे ही बिल्डिंग में कदम रखता है उसे मॉन्स्टर की तेज बदबूदार स्मेल सीधा हिट करती है। पता होते हुए भी कि मॉन्स्टर पास ही है, वो बिना डरे आगे बढ़ता है। उसकी एनर्जी पूरे माहौल में फैलने लगती है। जैसे ही वो आसपास स्कैन करता है उसकी आंखें शौक में चौड़ी हो जाती हैं और उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंद लुढ़क जाती है। उसके बिल्कुल सामने वो हग मॉन्स्टर खड़ा है, मुंह पूरा खुला हुआ और सीलिंग से गिर रहा एक अजीब सा लिक्विड पी रहा है। ऊपर एक शाइनी स्टोन जैसा कुछ है और उससे टपकता लिक्विड बिल्कुल नॉर्मल पानी नहीं लगता। येटी वक्त बर्बाद नहीं करता, अपना सोर्ड निकालता है और 1000 पॉइंट्स कमाने की सोचते हुए हल्की सी स्मर्क करता है। बाकी अजीब लिक्विड बाद में देख लेगा। बर्निंग डिटर्मिनेशन के साथ वो सीधा मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करता है, पर बीस्ट उसे सेंस कर लेता है और तुरंत रिएक्ट करता है। मॉन्स्टर अचानक बहुत तेज जंप करता है जिससे यायन ऑफ गार्ड हो जाता है। जैसे ही वो बचने की कोशिश करता है मॉन्स्टर जोर से हाथ जमीन पर मारता है और एक पावरफुल शॉक वेव उसे पीछे फेंक देती, लेकिन वो हार नहीं मानता। तेजी से अपना बो पकड़ता है और पलक झपकते ही 3 एरोज एक साथ निकालकर मॉन्स्टर पर छोड़ देता है। उनमें से 2 सीधे उसकी आंखों में लगते हैं और खून फूटकर बाहर निकलता है। बीस्ट दर्द से चिल्लाने लगता है। यायन सोर्ड कसकर पकड़ता है और फिर मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए उस पर वार कर देता है। ये स्टैब इतनी ताकतवर होती है कि उसकी अपनी हथेलियां इंटेंसिटी से कांप उठती हैं। वो मॉन्स्टर के शरीर पर लगातार सोर्ड से कट लगाता है। मॉन्स्टर दर्द से तड़पते हुए चारों तरफ खून उछाल देता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिरने से पहले ही यायन उसके शरीर से कूदकर दूर जा चुका हो। लड़ाई खत्म होते ही वो एक हल्की रिलीफ भरी मगर विकेट सी स्माइल देता है, मानते हुए कि अगर मोआ और उसकी टीम ने पहले मॉन्स्टर को कमजोर न किया होता तो वो खुद इसे मार नहीं पाता। अब उसका ध्यान उस लिक्विड पर जाता है, सोचते हुए कि आखिर ये है क्या, लेकिन उसके लिए इतना काफी है कि मॉन्स्टर इसे हासिल करने आया था, मतलब ये कोई खजाना टाइप चीज होगी। बिना ज्यादा सोच समझ के वो उस टपकते लिक्विड को अपनी
फ्लास्क में भर लेता है बाद में चेक करने के लिए। इसके अलावा येटी अपने सोर्ड से मॉन्स्टर की एक आईबॉल निकाल लेता है प्रूफ के तौर, और क्योंकि मॉन्स्टर के दिल का खून बहुत कीमती होता है वो उसे भी दूसरी फ्लास्क में कलेक्ट कर लेता है। जब शाइनी स्टोन से गिरते लिक्विड ने आधी फ्लास्क भर दी तो उसे लगा इतना काफी है। आखिरी बार वो सीलिंग वाले स्टोन को देखता है। उसके मन में एक थॉट आता है कि इसे मो श्याओ की नजर में नहीं आने देना चाहिए। बिना एक सेकंड सोचे वो उसे भी काट कर नीचे गिरा देता है और बैग में डाल लेता है। ये सब करने के बाद येटी वहां से निकलने का फैसला करता है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट कि इन चीजों की बदौलत वो फर्स्ट आएगा। इसी बीच कुछ देर बाद फर्स्ट एकेडमी वाले वहां पहुंचते हैं और मॉन्स्टर को मरा हुआ पाते हैं। जब वो बॉडी चेक करते हैं तो जल्दी ही सब घबरा जाते हैं क्योंकि उसकी एक आईबॉल गायब है और दिल का पूरा खून निकाल लिया गया है। मोहा का बॉडीगार्ड शॉक में अपने मास्टर की तरफ देखता है और पूछता है अगला कदम क्या हो, क्योंकि अब ये लाश उनके किसी काम की नहीं है। श्याओ गुस्से से कांप रहा होता है, दांत भींचते हुए, चेहरा लाल हो चुका है और वो चिल्लाता है कि किसने हिम्मत की उसके 1000 पॉइंट वाला ट्रॉफी चुराने की। वो कसम खाता है कि जिसने भी ये किया वो उसे ढूंढ कर खत्म कर। येटी उसी बिल्डिंग में छिपा हुआ उन्हें चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऊपर से गिरती बारिश उसे पूरी तरह भिगो रही है। तभी उसे दिखता है कि वो लोग बिल्डिंग से जा रहे हैं। उनमें से एक आदमी मो श्याओ से कहता है कि जिसने पॉइंट्स चुराए हैं वो शायद इसी एरिया में होगा। श्याओ तुरंत ऑर्डर्स देता है कि रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को सर्च किया जाए। वो साफ कह देता है कि थीफ किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। यान ये सब सुन लेता है और समझ जाता है कि अभी कुछ देर उसे दिखाई नहीं देना चाहिए वरना पकड़ा जाएगा। ये सोचते हुए वो हवा में छलांग लगाता है, टूटे फूटे ऊंचे बिल्डिंग्स के बीच से गुजरते हुए। उसे पता है कि जल्दी या देर सबको पता चल जाएगा कि मॉन्स्टर किसने मारा। एग्जाम खत्म होने में 3 दिन बचे हैं और जब वो मॉन्स्टर के पार्ट्स जमा करेगा तो साफ हो जाएगा कि 1000 पॉइंट्स उसने हासिल किए थे। तब तक उसे लो प्रोफाइल में रहना है और खुद को और स्ट्रांग बनाना है। तभी उसे एक सेफ सा जगह दिखती है और वो वहां लैंड करता है। बैग खोलकर वो मॉन्स्टर का खून देखता है और सोचता है कि इसे पीकर वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। बिना एक पल रुके वो उसे पी जाता है। टेस्ट बेहद खराब है लेकिन अपनी सिस्टर की सेफ्टी के लिए ताकत पाना उसके लिए किसी भी कीमत से ज्यादा जरूरी है। उधर उसकी सिस्टर अपने स्कूल में सोच रही होती है कि उसका भाई कैसा होगा, और इधर यायन के चारों तरफ एनर्जी की लहरें उठने लगती हैं। उसकी कल्टीवेशन स्पीड अचानक 4 गुना बढ़ जाती है। अब उसे समझ आता है कि चेनोंग व बाकी लोग इतने फास्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बने थे। 2.5 दिन बचे हैं और उसे पूरी जान लगानी होगी। 3 दिन बाद एकेडमी का एग्जामिनर सबके पॉइंट्स नोट करना शुरू करता है। लाई यूनिंग कॉन्फिडेंट होकर आगे आता है और एग्जामिनर से अपना स्कोर अनाउंस करने को कहता है। उसके 195 पॉइंट्स आते हैं जिसे वो काफी अच्छा मानता है। बाकी स्टूडेंट्स भी खुश होकर सर हिलाते हैं। तभी मोहा और उसका बॉडीगार्ड आते हैं। शियाओ दूसरों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतने कम पॉइंट्स पर सेलिब्रेट कर रहे हो। फिर वो एग्जामिनर को अपना बैग देता है। एग्जामिनर उसकी कुल टैली अनाउंस करता है और पूरा मैदान हंगामे में बदल जाता है। उसके 427 पॉइंट्स निकलते हैं। लिन युनकिंग झलकर अक्यूज करता है कि मो श्याओ ने पॉइंट्स चुराए होंगे, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उस स्कोर से काफी इंप्रेस्ड होते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं। लेकिन शियाओ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि असली हाईएस्ट स्कोर तो 1000 होना चाहिए। एग्जामिनर कहता है कि जो भी स्टूडेंट अब तक नहीं लौटा वो शायद मर चुका होगा और उसी आधार पर मो श्याओ को फर्स्ट प्लेस दिया जाएगा। तभी फुटस्टेप्स की आवाज गूंजती है। सबका ध्यान मुड़ जाता है। दूर से एक शैडो सी फिगर उनकी तरफ आती दिखती है। सबको क्यूरियोसिटी होने लगती है कि ये कौन है। वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यानी होता है। वो कामली एग्जामिनर के पास जाकर अपना बैग देता है जिसमें मॉन्स्टर की आईबॉल्स होती हैं। एग्जामिनर शॉक में उसकी टैली अनाउंस करता है 1163 पॉइंट। वो इस साल के प्रैक्टिकल एग्जाम का टॉप स्कोरर बन जाता है। उसका रिवॉर्ड है 3 बॉटल्स मॉन्स्टर ब्लड की और 1 लाख रुपए। येट के दोस्त एक्साइटमेंट में उसके लिए चीयर करते हैं, जबकि लाई युनकिंग वहीं खड़ा डिसबिलीफ में देख रहा है, सोचते हुए कि इस बच्चे ने आखिर इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। मीनवाइल मोहा अपने दांत भींच लेता है, ये समझते हुए कि उसे सबके सामने ओवर शैडो कर दिया गया है। उसे और भी ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे पता चलता है कि जिसने उसे हराया वो 5th एकेडमी से है। आंखों में क्वाइट फ्यूरी लिए वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड को सिग्नल करता है कि येटी के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके सब निकाल कर लाओ। टेंशन के बीच जोंगबाओ गर्व से मुस्कुराता है, फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स के सामने फ्लेक्स करता हुआ और ये कहते हुए कि उसके दोस्त ने अभी एक लेजेंडरी काम किया है। दूसरी तरफ 5th एकेडमी के प्रोफेसर उतने खुश नहीं है। उनके चेहरे पर कंसर्न साफ दिखता है क्योंकि उन्हें पता है कि याटियन ने अब मो क्लैन जैसी पावरफुल फैमिली को ऑफेंड कर दिया है और डर है कि ये जीत उसकी लाइफ के लिए खतरा ना बन जाए। थोड़ी देर बाद टॉप
तीन पार्टिसिपेंट्स यान, शोबाय और लिन यूनिकिंग अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं, जिससे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफिशियली खत्म हो जाता है और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। पोडियम पर खड़े होते हुए शियाओ एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देता है यायन, उसे गट्सी बताते हुए कि उसने उससे चोरी की। लेकिन टेंशन बढ़ने से पहले ही लिन यूनिंग आगे आकर यायन को डिफेंड करता है, ये बताते हुए कि शियाओ की तरह येटी ने भी अपने पॉइंट्स अपनी स्किल से कमाए हैं। फिर भी अपनी प्राइड पकड़े हुए शिया खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट बताता है, जिससे यायन उसे तुरंत चैलेंज करता है कि कभी भी रेडी हो जाओ, ताकि ये डिसाइड हो सके कि असली टाइटल किसका है। यायन जानता है कि जब कोई पावरफुल या पॉलिटिकली कनेक्टेड इंसान तुम्हें टारगेट कर ले तो भागने का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ एक ही रास्ता है, इतना स्ट्रांग बन जाओ कि वो दोबारा तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत ना करे। 3 दिन बाद येटी आखिरकार घर लौटता है। यायू तुरंत दौड़कर उसे हक करती है और चेक करती है कि वो कहीं हर्ट तो नहीं है। उसे देखकर वो राहत की सांस लेती है। यानी उसे एक बड़ी अमाउंट ऑफ मनी देकर सरप्राइज करता है, कहता है कि ये उसकी एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए है। उसी बीच वो एक मिस्टीरियस किताब निकालता है, द इलस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर्स। यायू उसके पास बैठकर एक्साइटेड होकर पेजेस पलटती है और तभी येदियन की नजर उसी स्टोन की इमेज पर पड़ती है जो उसने मॉन्स्टर हंट के दौरान सीलिंग पर देखा था। इसका नाम है टेरकोर इलिक्सर, एक रेयर सब्सटेंस जो किसी इंसान की कल्टीवेशन टैलेंट बढ़ा सकता है, लेकिन ये सिर्फ लो या मिड लेवल टैलेंट वालों पर काम करता है। इंटरेस्टिंग ये है कि किताब में ये भी लिखा है कि इससे भी रेयर टर्मोर्शल स्टोन्स जो हाई लेवल टैलेंट्स को भी बूस्ट कर सकते हैं, कभी कभी इसी के आसपास मिलते हैं। अभियन समझ जाता है कि वही मॉन्स्टर टेराकोर एलिक्सर पीकर स्ट्रॉन्गर हुआ होगा और उसने बिना जाने ही ये रेयर ट्रेजर उठा लिया। उसकी थिंकिंग तभी टूटती है जब यायू उसे टेरोर एलिक्सर देती है, जो अब एक छोटे फ्लास्क में रखा है, लेकिन येटी को अब इसकी जरूरत ही नहीं। इसीलिए वो स्मग करते हुए यायू से कहता है कि अब ये वो पिएगी, अब उसकी बारी है स्ट्रॉन्गर बनने की। यायू शॉक्ड रह जाती। दोनों लाउंज में बैठे हैं लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि उसका टैलेंट अभी अवेकन्ड ही नहीं है, ऐसे में ये एलिक्सर वेस्ट हो सकता है। स्टेटस विंडो चेक करने पर पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन टैलेंट लो टियर है और पहला टैलेंट नोविस टियर, अभी भी अनअवेकन्ड। लो टियर टैलेंट होने का मतलब है कि एलिक्सर पीने से इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए, लेकिन कितना ये येन भी नहीं जानता। यायू इसका फायदा उठाने के बजाय इसे बेचने का सुझाव देती है, कहती है कि इतना वैल्यूएबल चीज बहुत महंगी बिकेगी। येटी उसकी डम सजेशन को इग्नोर करके किताब दोबारा पलटता है और जानता है कि जिस जगह से एलिक्सर मिला था वहां शायद रेयर टेरियल स्टोन भी रहा हो। ये सोचकर उसे रिग्रेट होता है कि उसने वो जगह नष्ट कर दी। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग ये तक मान सकते हैं कि उसके पास वो स्टोन भी है और उसकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। यायू स्टन्ड रह जाती है, इसे पूरी तरह वेस्ट बताती है। एलिक्सर वेस्ट ना हो इसलिए येटी उसे तुरंत उठा लेता है और यायू के प्रोटेस्ट करने से पहले ही उसका मुंह खोलकर जबरदस्ती उसे पिला देता है। यायू गड़गड़ाती है और खांसती है, लेकिन फिर उसके अंदर एक वार्म कंफर्टेबल फीलिंग फैल जाती है। स्टेटस दोबारा चेक करने पर उसकी कल्टीवेशन टैलेंट अभी भी लो टियर ही दिखती है, जिससे यायन सोच में पड़ जाता है कि शायद किताब गलत थी। यायू स्लीपी फील करती है और रेस्ट के लिए लेट जाती है। यान वेट करने का फैसला करता है, ये सोचकर कि शायद असर थोड़ा टाइम बाद दिखे। लगभग 1 घंटे बाद यायू सोफा पर गहरी नींद में सो रही होती है जब उसके शरीर से स्ट्रॉन्ग टैलेंट ऑरा निकलना शुरू होता है। यायन जल्दी से स्टेटस चेक करता है और शॉक्ड रह जाता है। उसकी कल्टीवेशन टैलेंट मिड टियर तक जंप कर चुकी है, पूरे 2 टियर्स का इंक्रीज। मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट और रेयर फ्रॉस्ट टैलेंट के साथ येटियन को यकीन हो जाता है कि यायू फ्यूचर में टॉप रैंकिंग मार्शल वॉरियर बन सकती है। ये सोचकर उसकी खुद की डिटर्मिनेशन और तेज हो जाती है। शाओ को याद करते हुए वो मन ही मन चैलेंज करता है कि अब आकर देख ले, क्योंकि येटियन उसे कभी हराने नहीं देगा। रात में अपने रूम में येटी एक बार फिर मॉन्स्टर का ब्लड पी रहा है, जिसका टेस्ट दुनिया की सबसे खराब चीज जैसा है। इससे भी बुरा टेस्ट किसी चीज का नहीं। फ्लेवर ऑफसेट करने के लिए वो पीनट्स मंच करता रहता है, ये सोचते हुए कि इससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड कितनी बढ़ेगी। सरप्राइजिंगली स्पीड अब नॉर्मल से 8 गुना बढ़ चुकी है। उसे मिड रैंक मॉन्स्टर ब्लड की पावर देखकर खुद ही यकीन नहीं होता। अगर उसके पास ये ब्लड काफी मात्रा में होता तो वो 1 महीने में मार्शल वॉरियर रेल्म तक पहुंच सकता था, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 बॉटल्स बची हैं, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि अब अगला स्टेप क्या हो। 10 दिन बाद 5th अकेडमी के जंगलों में गहराई में यायन शांति से मीडिएट कर रहा होता है। उसके पावर सर्कुलेट हो रहे होते हैं। तभी जंग बाओ पैनिक में उसकी तरफ भागता हुआ, सांस फूलती हुई वॉइस वो बताता है कि मो शाओबे ने खुद को सिक्लूजन में बंद कर लिया है और मार्शल वॉरियर रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। चेनंग शॉक्ड रह जाता है ये देखकर कि यायन के चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं है। वरीड होने के बजाय यान डिसअपॉइंटमेंट फील करता है कि श्याओ ने अभी तक उसे चैलेंज क्यों नहीं किया। वो पहले ही शिया की टैलेंट के
बारे में पता कर चुका है और जानता है कि उसकी कल्टीवेशन भी मिड टीयर है, तो उसे ब्रेक थ्रू करने में लगभग 1 महीना लगेगा। जेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि शाओ एक वेल्थी और पावरफुल फैमिली से है और सिर्फ 3 बॉटल्स मॉन्स्टर ब्लड से उसे हराया नहीं जा सकेगा। ट्रॉमेटिक होकर चांग ये तक बोल देता है कि वो यान का डेड बॉडी उठाएगा और यायू का अच्छे से ख्याल रखेगा। टीएनए उसकी बकवास इग्नोर करता है और फोकस करता है अपने पास बचे ब्लड पर, कुछ लो रैंक मॉन्स्टर ब्लड और मॉन्स्टर के हार्ट का ब्लड। इससे शायद वो एडवांस्ड मार्शल अप्रेंटिस रैंक तक पहुंच जाएगा, जो मार्शल वॉरियर रेल्म से एक स्टेप नीचे है। शायद पूरा ब्रेक थ्रू ना हो पाए, लेकिन अपनी स्पीड और सोर टैलेंट के साथ उसे भरोसा है कि वो एक रियल मार्शल वॉरियर को भी टक्कर दे सकता है। दूसरी तरफ दुनिया के एक कोने में एमओएस स्टेट पर ग्रैंड कासल के स्टील गेट्स खुलते हैं और दूर से एक पावरफुल फिगर की शैडो दिखती है। वो और कोई नहीं, मोशा बे है। उसका बॉडीगार्ड झट से झुककर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने सफलतापूर्वक मार्शल वॉरियर रियल्म तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब श्याओ पूरी तरह से बदल चुका है, उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग कमांडिंग एनर्जी निकल रही है। अब यायन के लिए हालात पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। हॉल में श्याओ शांत बैठा होता है और सर्वेंट्स उसकी सर्विस कर रहे होते हैं। तभी मोएन, जो लिनहाई बेस के वेल्थी और प्रेस्टिजियस मो फैमिली के एलीट मार्शल वॉरियर हैं और मो श्याओ के फादर, अंदर आते हैं। मोन अपने बेटे का ब्रेक थ्रू देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने मार्शल वॉरियर बनने में सफलता हासिल कर ली है। श्याओ अब पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने फादर से कहता है कि वो मो फैमिली का नाम कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। मोन जैसे ही उसे बताता है कि फैमिली के एंसेस्टर खुद उसे रिवॉर्ड देंगे, श्याओ तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और अपने पापा व एंसेस्टर्स को सालों की गाइडेंस और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक करता है। उसके पिता उसे ज्यादा देर तक झुकने नहीं देते और प्यार से उठाकर कहते हैं कि पहले खा लो, तुम्हारे लिए स्पेशली सारे फेवरेट खाने और ड्रिंक्स तैयार करवाए हैं। मोएन के जाते ही श्याओ का चेहरा पूरा बदल जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसने सिक्लूजन में जाने से पहले जो काम दिया था वो हुआ या नहीं। बॉडीगार्ड बिना हिचक बताए देता है कि येटियन के कोई पेरेंट्स नहीं, कोई फैमिली टाइज नहीं, न कोई पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट। मतलब श्याओ उसे जैसे चाहे वैसे डील कर सकता है। ये सुनते ही कि उसका दुश्मन पूरी तरह बेसहार है, श्याओ तय कर लेता है कि अब गेम खत्म करने का टाइम है, पर वो इसे थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग तरीके से करना चाहता है। उसे लगता है येन बहुत वीक है, इसलिए वो बॉडीगार्ड को उसका असैसिनेशन अरेंज करने को कहता है। बॉडीगार्ड वार्न करता है कि उनके टेरिटरी में मर्डर करना कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, पर शियाओए इंसिस्ट करता है कि काम चुपचाप एक शैडो असैसिन से करवाया जाए। बॉडीगार्ड हेजिटेट करता है क्योंकि शैडो असैसिन को हायर करने में कम से कम 1 मिलियन युआन लगेंगे, पर शियाओ फिर भी रीजन बताता है। लिनाई बेस में कुछ ही पावरफुल फैमिलीज कंट्रोल रखती हैं, बाकी सब तो ऑलमोस्ट स्लेवरी जैसी जिंदगी जीते हैं। जब भी कोई गरीब कॉमनर थोड़ा भी टैलेंट दिखाता है, एलीट लोग उसे जल्दी से एलिमिनेट कर देते हैं ताकि पावर बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। उधर फिफ्थ एकेडमी के जंगल में येटियन घंटों से ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बॉडी के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग ऑरा घूम रही है। जैसे ही उसे बारिश आती फील होती है, वो घर की तरफ निकल पड़ता है। हैवी बारिश में चलते हुए अचानक उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो स्टेटस विंडो चेक करता है। सामने एक नाम दिखता है, लाइकुन, जिसे शैडो टैलेंट मिला हुआ है। टियन कुछ समझ पाए उससे पहले ही लाइकुन एक रूफटॉप से कूदकर उस पर सोर्ड से अटैक कर देता है। टियन मुश्किल से डॉज करता है और पूछता है कि वो है कौन। लेजन एक डरावनी सी ग्रिन के साथ साफ बोलता है कि वो उसे मारने आया है। लाइकुन की आंखें ब्लड शॉट हैं और उसके दांतों के बीच लाल डैगर दबा है। उसकी डरावनी शक्ल देखकर येटी के दिमाग में कई सवाल दौड़ जाते हैं। पहले तो उसे शक होता है कि शायद ये मो श्याओ का भेजा हुआ कोई असैसिन है, लेकिन बात उतनी सिंपल नहीं लगती। श्याओ खुद इतना स्ट्रांग है कि सामने आकर लड़ सकता है, तो फिर ये चुपके से अटैक क्यों? कंफ्यूजन दिमाग में घूम ही रही होती है कि तभी लायन एकदम उछलकर हवा में चला जाता है, डैगर सीधा उसकी तरफ एम। यायन तुरंत अपनी सोर्ड उठाकर अटैक ब्लॉक करता है और पीछे कूदता है। तभी उसे एहसास होता है कि ली कुन गायब हो गया है। यही उसे शैडो टैलेंट का असली नेचर समझ आता है। ये टैलेंट इंसान को इनविजिबल कर देता है। यायन पीछे मुड़ता है तो लियोन ठीक उसके पीछे मटेरियलाइज हो जाता है। ब्लेड उसके सिर के पीछे की तरफ एम्ड होती है, पर टियन अपनी स्पीड स्किल की वजह से किसी तरह हमला बचा ले। स्नीक अटैक फेल होने पर लाइकुन झल्ला जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यायन जैसा कोई उसकी स्पीड का मुकाबला कर पाए। टेन अब डिफेंस छोड़कर अटैक करने का फैसला करता है। एक हल्की सी विकेट ग्रिन के साथ वो लिकून की तरफ झपटता है, वेपन स्विंग करता है, पर असैसिन फिर गायब। ऐसा टैलेंट किसी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट को हिला देता, लेकिन यायन के सामने ऐसी ट्रिक्स बिल्कुल यूजलेस है। एक संकरी गली में यायन बिल्कुल शांत खड़ा है, पूरा ध्यान ओपोनेंट की एनर्जी पर लगा हुआ। जैसे ही उसे एनर्जी शिफ्ट फील होती है, वो तुरंत सोर्ड घुमाता है और लिकुन हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। जमीन पर गिरते ही लियोन के मुंह से खून निकलता है। वो शॉक में है,
समझ ही नहीं पाता कि यायन जैसे नॉन एलीट मार्शल वॉरियर ने उसकी शैडो टैलेंट को कैसे देख लिया। क्यूरियोसिटी और डेस्परेशन में वो एक्सप्लेनेशन मांगता है, पर यानी शांत चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और जवाब देने की बजाय उससे ही पूछता है कि पहले वो अपनी आइडेंटिटी बताए। लियोन एक मॉकिंग स्मर्क देता है, वेपन उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये जवाब उसे तभी देगा जब तियन अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा। अगले ही सेकंड वो फिर अटैक करता है। यायन हवा में उछलकर बचता है और जमीन पर उतरते ही अविश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड सीधा लियोन के शरीर में आर पार कर देता है। उसके पीछे खड़े होकर तियन आखिरी बार पूछता है कि उसे किसने भेजा। मरते हुए लीकुन हंसता है और टायन को अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बताकर आखिरी सांस में कन्फेस करता है कि उसे मोअबे ने भेजा था। तियन उसके शरीर से निकल रही डार्क एनर्जी को हाथ से छूता है और उसकी शैडो टैलेंट कॉपी कर लेता है। एनर्जी की लहर उसके अंदर दौड़ जाती है और स्टेटस विंडो कंफर्म कर देती है कि कॉपी सक्सेसफुल है। अब विंडो में मिड टीयर कल्टीवेशन टैलेंट और ब्लेड टैलेंट दिखता है और स्पीड व शैडो टैलेंट दोनों नॉविस टीयर में। आसमान से बारिश जोर से गिर रही है, बिजली चमक रही है और लीकुन का खून उसके लाइफलेस चेहरे पर बह रहा है। उसे वहीं छोड़ने की बजाय येटियन आसपास से पत्थर उठाकर उसका छोटा सा ग्रेव बना देता है। ऐसा करते हुए उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि इंसान को पत्ते की तरह नहीं जीना चाहिए, जैसे हवा और बारिश इधर उधर उड़ा दे। जाते हुए एक पत्ता नीचे गिरता है, वो उसे पकड़ लेता है और मन ही मन वादा करता है कि वो पत्ता नहीं बनेगा बल्कि हवा और बारिश बने, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अनस्टॉपेबल। जंगल छोड़कर तियन घर लौटता है, तब भी आसमान पर हेवी बादल छाए हैं। गर्म पानी से नहाकर वो लाउंज में आकर सोफे पर बैठते ही लंबी सांस लेता है। वो लीकुन की सारी चीजें साथ लाया है, इंक्लूडिंग उसके वेपन। ट्विन ब्लेड्स उठाते ही उसे समझ आ जाता है कि ये प्राइमोर्डियल वेपन्स उसकी अपनी सोर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल, जो फाइट में टूट गई थी। लियोन के पास एक गोल्ड कार्ड था जिसमें 1 मिलियन युआन थे और एक सिल्वर कार्ड जिसमें 1 लाख, कुल मिलाकर 3.5 मिलियन युआन। 3 कार्ड्स अपने वॉलेट में डालकर ग्रिन करता है कि श्याओ ने जो पैसे उसे मरवाने में खर्च किए थे, अब वो पैसे वही मजे से इस्तेमाल करेगा। एक किताब भी मिलती है, शैडो ब्लेड, ब्रॉन्ज रैंक ब्लेड स्किल। तियन की आंखें चमक उठती हैं। ब्लेड स्किल से वो अपनी ब्लेड टैलेंट की पोटेंशियल पूरी तरह निकाल सकता है। वो किताब लेकर अपने कमरे में जाता है, दरवाजा धड़ाम से बंद करता है और बेड पर बैठकर पढ़ना शुरू कर। शुरुआत ही की थी कि अचानक उसे याद आता है कि यायू अभी तक घर नहीं आई। एकदम पैनिक में उसका दिल तेज धड़कने लगता है। अगर मोशाबे ने उसे मारने के लिए असैसिन भेज दिया तो हो सकता है यायू भी खतरे में हो। तियन बिना एक पल गंवाए बालकनी से कूदता है और रूफटॉप्स पर दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट कि बस उसकी सिस्टर सेफ हो। डाउनटाउन के एक नॉर्मल मिडिल स्कूल में पहुंचकर वो ग्राउंड में उतरता है और पागलों की तरह सर्च शुरू कर देते हैं। उसे पता है कि मार्शल वॉरियर्स को ऐसे स्कूलों में कुछ भी करने की इजाजत नहीं, पर उसे यकीन नहीं कि श्याओ बाय जैसे लोग किसी रूल की परवाह करेंगे। अचानक कोई पीछे से उसके पीठ पर पोक करता है। एक आवाज कहती है कि हिलो मत। तिन तुरंत मुड़कर काउंटर अटैक करने ही वाला था कि फ्रीज हो जाता है। सामने उसकी सिस्टर यायू खड़ी है, हाथ में अम्ब्रेला लिए हंस रही है। वो बताती है कि आज उसकी क्लीन अप ड्यूटी थी, इसलिए वो क्लासेस के बाद रूम साफ कर रही थी और उसे पता भी नहीं था कि उसका भाई उसके पीछे दौड़ रहा है। वॉकिंग करते हुए जब दोनों घर लौट रहे होते हैं, यायू नोटिस करती है कि उसका भाई पूरा भीगा हुआ है, पैरों में चप्पल नहीं है और हाथ में अम्ब्रेला भी नहीं। कंसर्न्ड होकर वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन सच बताने के बजाय टियन एक वेग सा बहाना मार देता है। साइड वॉक पर चलते हुए एक ब्लैक टिंटेड कार रोड साइड पर खड़ी रहती है। अंदर मोहाबे चुप बैठा है, फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीस रहा है। उसकी नजरें तियन पर टिकी हुई हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसका टारगेट अभी भी जिंदा और बिल्कुल ठीक कैसे। और यायन को उसकी सिस्टर के साथ कैजुअली चलते देख उसकी रेज और बढ़ जाती है। घर लौटते वक्त दोनों एक सॉसेज शॉप पर रुकते हैं। ऑर्डर मिलते ही दोनों मौसम एंजॉय करते हुए भीड़ वाली स्ट्रीट पर स्ट्रोल करते हैं। तियन ने कैजुअली उससे पूछता है कि डिनर में क्या चाहिए, बताते हुए कि आज रात वही खाना बनाएगा। थोड़ी देर सोचकर यायू उसकी सिग्नेचर डिश मांगती है, बॉइल्ड मीट स्लाइस। इसी बीच वही ब्लैक टिंटेड कार फिर उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन इस बार टियन नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बिना यायू को शक होने दिए दोनों सेफली अपने अपार्टमेंट लौट आते हैं, लेकिन टियन की नजर अभी बाहर पार्क की हुई उस कार पर रहती है। अंदर आते ही यायू उसे डिनर की टेबल सेट करने में हेल्प के लिए बुलाती है। 3 दिन बीत जाते हैं, मौसम साफ हो जाता है, लेकिन स्टॉकिंग बंद नहीं होती। यायू वापस क्लास में होती है, पूरी तरह अपनी पढ़ाई में फोकस करके, जबकि टियन पास की एक रूफटॉप से उसे देखता रहता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड। वही ब्लैक टिंटेड कार उसकी स्कूल के बाहर खड़ी रहती है और दुश्मन के उसकी सिस्टर को टारगेट करने का ख्याल ही टियन को गुस्से से भर देता है। जैसे ही कार फाइनली वहां से निकलती है, टियन ने तुरंत उसका पीछा करने का फैसला करता
करता है, उम्मीद करता है कि इससे उसे कुछ आंसर्स मिलेंगे। अपने आसपास मैजिक समन करके टियन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां ब्लैक कार एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास रुकती है। बेटर व्यू के लिए वो कंस्ट्रक्शन क्रेन के ऊपर क्वाइटली लैंड करता है और देखता है कि कार से कोई आदमी उतरकर बिल्डिंग में जा रहा है। प्रॉपर लुक मिलते ही टियन उस आदमी को पहचान लेता है, वही उसका एनिमी है। बिल्डिंग के अंदर फर्श पर खून फैला है और एक बाउंसर एक आदमी को बेरहमी से पीट रहा है, जो दया की भीख मांगते हुए कह रहा है कि उसके पास शियाओ बे का पैसा लौटाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे जुटेंगे वो उसे लौटा देगा। वो गिड़गिड़ाता है, शियाओ से छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है। शियाओ दीवार से टिककर कैजुअल तरीके से बैठा होता है और ठंडे अंदाज में उसे धमकाता है कि अगर आज पैसा न दिया तो डेप्ट डबल कर देगा, और याद दिलाता है कि उससे उधार लेना बहुत हेवी कॉस्ट में आता है। आदमी घुटनों पर पड़कर बताता है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और उसके बूढ़े पेरेंट्स और बच्चे हैं, इसलिए वो आज सच में पैसे नहीं दे सकता। इससे पहले कि शियाओ कुछ बोले, उसका मेन बॉडीगार्ड अंदर आता है और शियाओ तुरंत शैडो असैसिन के बारे में न्यूज मांगता है। बॉडीगार्ड बताता है कि असैसिन गायब हो गया है, लेकिन वो एक और कॉन्टैक्ट से उसे रीच करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर टीन को कंफर्म हो जाता है कि शियाओ ही असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे था। इसी बीच शियाओ फ्रस्ट्रेशन में उस गरीब आदमी को लात मार मार कर मार देता है। बिना किसी रिमोर्स के वो अपने आदमी को उसका बॉडी हटाने का ऑर्डर देता है। फिर वो बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या उसने ये पता लगाया कि टेन की सिस्टर को कैसे हैंडल करना है। बॉडीगार्ड थोड़ा झुककर बताता है कि वो ये काम एक दोस्त को देने वाला था जो अभी अभी जेल से छूटा है। शियो बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ते हुए अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता। वो मानता है कि दूसरों पर भरोसा करना उसकी गलती थी और अब वो सब खुद संभालेगा। बिना एक भी एक्स्ट्रा वर्ड कहे वो एक पंच मारता है जो बॉडीगार्ड को जमीन पर गिरा देता है और ठंडे अंदाज में इसे उसके फेलियर की सजा बताता है। उसी मोमेंट टियन अपनी प्राइमोर्डियल वेपन समन करता है और पीछे से श्याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक समय पर श्याओ पलट कर देखता है और एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसके चेहरे पर डर चमक उठता है। ब्लेड की चमक हवा चीरते हुए गुजरती है। श्याओ थोड़ा साइड में डॉज करता है, लेकिन फिर भी घाव से खून फूट जाता है क्योंकि टियन की ब्लेड अपना निशान छोड़ चुकी होती है। टियन मजबूती से खड़ा रहता है, उसके चेहरे पर एक विकेट ग्रिन फैल जाती है। बॉडी जमीन पर गिरता है और बाकी गार्ड शॉक में इकट्ठा हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि उनका मास्टर मारा। फ्राउनिंग होते हुए श्याओ का सबसे करीब वाला बॉडीगार्ड अंदाज लगाता है कि किलर ने शैडो असैसिन की स्किल से बॉडी हाइड कर दी और शक करता है कि ये काम लाइक उनका है। लेकिन कुछ देर की ईरी साइलेंस के बाद येटियन शैडो से बाहर आता है। उसकी ब्लेड्स फैल चुकी होती हैं। उसे देखते ही ज्यादातर बॉडीगार्ड्स डर कर भाग जाते हैं, सिर्फ मेन वाला गार्ड पीछे रुकता है। वो खड़े होकर टिन को रोकता है और पूछता है कि उसे शैडो टैलेंट कैसे मिला। टिन कोई जवाब नहीं देता और उसकी तरफ बढ़ता रहता है। आदमी जोर से चिल्लाता है कि उसने टिन का पूरा बैकग्राउंड चेक किया है और वो तो सिर्फ लो टियर ट्रैश। वो दोबारा पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका था जिससे वो यंग मास्टर को एक ही स्ट्राइक में मार गया और लाइकुन कहाँ है। टियन बिना कुछ बोले हवा में लीप करता है और प्रिसीजन से नीचे वार करता है। आदमी का गला आसानी से काट देता है। काम रहते हुए वो अपनी ब्लेड्स पर लगा खून शैडो असैसिन के सिंबल वाले हैंडकरचिफ से साफ करता है और उसे बॉडीज पर फेंक देता है। जाने से पहले वो पीछे मुड़कर ठंडे अंदाज में कहता है कि वो कोई क्लूलेस शीप नहीं है जिसे ये लोग स्लॉटर कर लें। गलती तो उन्होंने ही की, गलत आदमी को छेड़कर। 1 घंटे बाद मोएन और उसकी टीम वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में रेज और फ्यूरी जल रही होती है। उसका फोकस सिर्फ अपने बेटे के किलर को ढूंढने पर होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी टीम में से एक आदमी को वो हैंडकरचिफ मिलता है जो येटियन पीछे छोड़ गया था, जिस पर शैडो असैसिन का सिंबल बना होता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि शाओ और उसके लोगों को शैडो असैसिन ने ही मारा है। तभी लिनहाई बेस के प्रेस्टिजियस एमओ फैमिली के ग्रैंड एल्डर एल्डर मो, जो कुछ गिने चुने ग्रेट मार्शल वॉरियर्स में से एक, साइट पर आते हैं। उन्हें देखते ही मोइन घुटनों पर गिर जाता है और अपने बेटे की डेथ पर दर्द से रोने लगता है। इसके उलट एल्डर मो शांत रहते हैं और मोइन को खड़े होकर ठीक से बात करने को कहते हैं, लेकिन मोइन दुहक से टूटा हुआ है और खुद को संभाल नहीं पाता। वो रोते हुए कहता है कि उसका बेटा एक ग्रेट मार्शल वॉरियर बन सकता था और फैमिली को नए लेवल पर ले जाता। अपने गम में डूबा मोइन ग्रैंड एल्डर को बताता है कि श्याओ अभी अभी मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक थ्रू किया था और अपनी सेलिब्रेशन के बाद ही उसकी ऐसी डेथ हो गई। ग्रैंड एल्डर मानता है कि श्याओ में इमेंस पोटेंशियल था और वो उसके बाद फैमिली का दूसरा ग्रेट मार्शल वॉरियर बन सकता था। ये ट्रेजेडी उनकी फैमिली का पूरा फ्यूचर बदल चुकी है। मोइन ग्रैंड एल्डर को क्राइम सीन से मिला हुआ हैंडकरचीफ देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके बेटे की मौत को बेकार न जाने दें और उसकी रिवेंज लें। एल्डर हैंडकरचीफ को देखते ही पहचान लेता है कि ये शैडो असैसिन का है और सोचता है कि जरूर उनके खिलाफ किसी राइवल फैमिली ने इसे हायर किया होगा। लेकिन जैसे ही वो हैंडकरचीफ को करीब से देखता है,
उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे उसमें आयरन फैंग की फेंट ट्रेसेस दिखाई देती हैं, जिससे वो इंस्टेंटली शॉक हो जाता है। स्कूल में वापस जांग बाओ तियन को आयरन फैंग बेस की स्ट्रेंथ समझा रहा होता है, जो साफ तौर पर उनके लिन हाई बेस से स्ट्रॉन्गर है। वो बताता है कि मो फैमिली का ग्रैंड एल्डर शक कर रहा है कि लिन हाई बेस की कुछ फैमिलीज चुपके से आयरन फैंग बेस से मिलकर यंगर जनरेशन के एलिट्स को एलिमिनेट करवाना चाहती हैं, ताकि बाद में पूरा लिन हाई बेस टेक ओवर किया जा सके। आवाज थोड़ा धीमी करके जांग ये भी बताता है कि उसने सुना है मो श्याओ अपनी मार्शल वॉरियर ब्रेक थ्रू के ठीक बाद मारा गया। ये सुनकर टियन काम एक्सप्रेशन रखता है और अंदर ही अंदर खुश होता है कि किसी को उस पर शक नहीं गया। उसी समय जांग उसे लकी कहता है कि वो नहीं मारा गया क्योंकि श्याओ ने ब्रेक थ्रू के बाद उसे खत्म करने का प्लान बना लिया। चुपचाप सुनते हुए टियन सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसी ने क्राइम सीन पर ली कून का हैंडकरचीफ रखा था, वही जिस पर शैडो लिखा था, ताकि शक खुद से हटकर कहीं और चला जाए। लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ग्रैंड एल्डर उसी कपड़े पर आयरन फैंग बेस का सिंबल भी ढूंढ। अब टेने को समझ नहीं आ रहा कि उसने गलती से आयरन फैंग की कोई हिडन प्लानिंग एक्सपोज कर दी है, या फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए बातें ट्विस्ट कर रहा है। अगली सुबह 4 बजे टियन उठ जाता है और ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, उसकी सिस्टर यायू उसे रोक लेती है। वरीड होकर पूछती है कि वो इतनी सुबह कहाँ जा रहा है। टियन बताता है कि वो वाइल्ड जोन जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। उसे जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग बनना है। यायू भौहें चढ़ाकर नाराज होती है कि वो कुछ दिन पहले ही वापस आया था और फिर से जाने लगा। उसके बाहर कदम रखते ही वो दौड़कर उसे पीछे से हग कर लेती है और टियन उसे हल्के से प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आ जाए। वाइल्ड जोन पहुंचकर टियन ने पूरे एरिया को ध्यान से स्कैन करता है। रूमर्स हैं कि यहाँ हाई लेवल मॉन्स्टर्स घूमते हैं, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ जानते हुए वो जरूरत से ज्यादा अंदर नहीं जाता। अभी वो बाहर की साइड रहता है जहाँ लो लेवल मॉन्स्टर्स मिलते हैं, ताकि सेफ भी रहे और स्ट्रॉन्ग भी होता जाए। एक डिटरमिन्ड सी स्माइल के साथ टियन खुद से कहता है कि इस बार वो चाहे जो हो जाए मार्शल वॉरियर जरूर बनेगा। जैसे ही वो हंट शुरू करता है, अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है और उसके चेहरे पर पैनिक आ जाता है कि शायद अर्थक्वेक है। लेकिन पीछे मुड़कर देखते ही उसे असली रीजन दिख जाता है। एक आर्मर्ड ऑक्स उसके सामने खड़ा है, जिसके पास वीक टियर ब्लड लाइन टैलेंट और लो टियर डिफेंस टैलेंट है। टियन उसकी स्टेटस विंडो को देखकर धीरे से हम करता है, सिचुएशन को कामली एनालाइज करता है और सोचता है कि क्या इस मॉन्स्टर ने उसे देख लिया है। जवाब जल्दी मिल जाता है जब ऑक्स उसकी तरफ सीधे अटैक करने के लिए चार्ज कर देता है। डॉज करने या पीछे हटने की बजाय टियन अपना बैग जमीन पर फेंकता है और सामने से ही भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। हवा में कूदते हुए वो अपना प्राइमोर्डियल डैगर समन करता है और स्ट्राइक करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपना डिफेंस टैलेंट एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके चारों ओर एक सॉलिड शील्ड बन जाता है जो हर तरफ से अटैक को रोक देता है। ऑक्स जोर से दहाड़ता है और एक पावरफुल शॉक वेव निकालता है जो टियन को उड़ाकर पीछे एक बड़े रॉक से पटका देता है। हिट लगने के बाद भी टियन खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक विकेट स्माइल आता है। वो मॉन्स्टर के टैलेंट की तारीफ करता है और बोलता है कि अब ये टैलेंट उसका होने वाला है। दोनों प्राइमोर्डियल डैगर्स पकड़कर वो फिर से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, जबकि मॉन्स्टर वहीं खड़ा जोर से गुर्राता रहता है, अगली स्ट्राइक की तैयारी करता है। मॉन्स्टर जमीन पर जोर से पैर पटकता है, उसकी आंखों में रेड फायर जैसा ग्लो आता है और मुंह खोलकर वो फिर से चार्ज कर। टियन अपना डैगर उठाते हुए स्मर्क करता है और मन ही मन कसम खाता है कि वो इस लो टियर डिफेंस टैलेंट को किसी भी हालत में हासिल करेगा। बिना झिझक वो आगे कूदकर ऑक्स की भारी बॉडी पर चढ़ जाता है। उसके सिर के ऊपर पहुंचकर टियन को याद आता है कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स का वीक स्पॉट लगभग एक जैसा ही होता है। दोनों वेपन्स कसकर पकड़कर वो डैगर्स को ऑक्स के प्रोटेक्टिव फील्ड पर जोर से घोंपता है। वो पूरी ताकत लगाकर शील्ड तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर नहीं टूट। दूसरी बार उसी स्पॉट पर करने से हल्की सी क्रैक दिखती है, लेकिन डैगर टूट जाता है। टियन ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लो टियर डिफेंस टैलेंट वाला मॉन्स्टर इतना टफ होगा। जैसे ही वो ऑक्स पर ध्यान वापस लाता है, ऑक्स अपनी भारी मुट्ठी घुमाता है और उसे हवा में उछाल देता है। दांत भींचते हुए टियन खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो एक बड़े रॉक क्लस्टर में जाकर गिरता है और धूल का बादल उठ जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। दूसरा डैगर पकड़कर वो और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हो जाता। जितना उसे पेन फील होता है, उतना ही वो टैलेंट पाने की इच्छा और बढ़ती जाती है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जिसमें लिखा होता है कि टैलेंट कॉपीइंग का कूल डाउन अभी 16 दिन बाकी है। वो इसे इग्नोर करता है और टूटा हुआ डैगर उठाकर सोचने लगता है। उसकी एबिलिटीज देखकर वो अंदाजा लगाता है कि आर्मर्ड ऑक्स की स्ट्रेंथ सिल्वर मून वुल्फ और वाइपर के बीच में होगी। मॉन्स्टर की बड़ी बॉडी देखकर उसे लगता है कि अगर वीक स्पॉट ढूंढकर प्रिसाइज सरप्राइज अटैक किए जाएं, तो उसके जीतने के चांसेस अभी भी रियल हैं। शैडो टैलेंट एक्टिवेट करके टियन तेजी से मॉन्स्टर के
चारों तरफ घूमता है। उसका डैगर बैरियर पर बार बार स्ट्राइक करता है, लेकिन अभी भी उसे पियर्स नहीं कर पाता। हालांकि शैडो टैलेंट की वजह से मॉन्स्टर को पता नहीं चलता कि अटैक कहां से हो रहे हैं। उसकी ब्लेड टैलेंट भी सॉलिड डिफेंस शील्ड पर बेअसर है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है क्योंकि उसे कोई वीक स्पॉट नहीं मिल रहा। तभी ध्यान से देखने पर वो नोटिस करता है कि बैरियर मॉन्स्टर के बट के पास नोटिसेबली थिनर है। गाल खुजाते हुए थोड़ा अनश्योर होकर टियन धीरे से बोलता है कि शायद यही वीक स्पॉट होगा। बिना टाइम वेस्ट किए वो शैडो टैलेंट ऑन करता है और उसी स्पॉट पर डैगर घूमता है। ब्लेड अंदर जाते ही मॉन्स्टर जोर की दहाड़ मारता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी भारी बॉडी जमीन पर गिरकर लाइफलेस हो जाती। नीचे म्यूकस की परत फैल जाती है। आंखें सिकोड़कर और स्मग एक्सप्रेशन के साथ टियन खुद से खुश होता है कि उसका गैस सही निकला। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, मॉन्स्टर के मरते ही उसकी बॉडी आसानी से कटने लगती है। इससे उसे फिर से रियलाइज होता है कि कोई भी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी या डिफेंस डेथ के सामने जीरो हो जाती है। वो मॉन्स्टर का खून कई ग्लास फ्लास्क में भरता है और माथे का पसीना पोंछता है। ऑक्स की मोटी हाइट देखकर उसे समझ आता है कि ये काफी महंगी बिकेगी, इसलिए वो इसकी आंखें और टेस्टिकल्स भी लेने का प्लान करता है। लेकिन सबसे वैल्यूबल इसके हॉर्न्स हैं, जिन्हें वो एक तेज स्विंग में काट लेता है। सारा सामान पीठ पर लाद कर टीएनए एक शांत जगह ढूंढने के लिए निकलता है ताकि कल्टीवेट कर सके। आखिरकार उसे एक केव मिलती है और वो वहां सेटल हो जाता है। गहरी सांस लेते हुए वो ताजा मॉन्स्टर ब्लड अपनी सिस्टर के पीनट्स के पास रखता है, जिनसे वो खून का खराब टेस्ट मास्क करता है। फ्लास्क्स को देखते हुए वो प्लान करता है कि इन्हें इस्तेमाल करके वो मार्शल वॉरियर रेल्म तक पहुंच जाए। एक फ्लास्क उठाकर वो खून पीता है और तुरंत बाद पीनट्स खा लेता है। अचानक उस पर एनर्जी की एक पावरफुल लहर छा जाती है और उसकी कल्टीवेशन शुरू हो जाती है। 20 दिन बाद केव के अंदर टियन लंबी सांस छोड़ता है। फिर उसकी आंखों में ब्लू फ्लेम्स इग्नाइट हो जाती हैं और उसके मुंह से एक तेज चीख निकलती है, जैसे लाइटनिंग पूरे केव में फैल रही। केव के बाहर जमीन तक हिलने लगती है। केव के पास खड़ी दो लड़कियां ये सब देख रही होती हैं। रेड क्लोक वाली लड़की को मजा आता है कि कोई इतना बैरन और आइसोलेटेड जगह पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। दूसरी लड़की जो ब्लैक क्लोक पहने है और जिस पर मार्शल पेविलियन का सिंबल है, चुप रहती है लेकिन हल्की सी स्माइल करती है, क्लियरली उसकी पावर को फील करते हुए इम्प्रेस्ड होती है। केव के अंदर टीएन एनर्जी के पावरफुल सर्ज को फील करता है और इंस्टेंटली समझ जाता है कि वो मार्शल वॉरियर रेल्म में पहुंच चुका है। उसी वक्त उसे आर्मर्ड ऑक्स की याद आती है कि टैलेंट कॉपिंग का कूल डाउन 16 दिन का था और अब 20 दिन हो चुके हैं। वो ऑक्स वाले स्पॉट की तरफ दौड़ता है ताकि उसका डिफेंस टैलेंट कॉपी कर सके, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ स्केलेटन मिलता है, जिससे टैलेंट कॉपी करना असंभव हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे अफसोस होता है कि उसने मॉन्स्टर को इतने पीस में काट दिया। दूसरी तरफ रेड क्लोक वाली लड़की सोचती है कि शायद टियन ने ही इस मॉन्स्टर को मारा होगा। ब्लैक क्लोक वाली उसे रोक देती है और कहती है कि मॉन्स्टर कई दिन पहले मरा था, जबकि टियन अभी अभी मार्शल वॉरियर बना है। वो कहती है कि एक मार्शल अप्रेंटिस के लिए इतना बड़ा मॉन्स्टर हराना पॉसिबल ही नहीं, लेकिन फिर भी चुपचाप उसके करेज की तारीफ करती है कि उसने इतनी डेंजरस माउंटेन में स्केवेजिंग करने की हिम्मत